कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी ग्रुप में होते हुए भी आप उसका हिस्सा नहीं हैं? हम में से कई लोगों को कभी ना कभी ऐसा लगता ही है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही एहसास आपके पूरे समुदाय की, आपके पूरी कम्युनिटी की सच्चाई बन जाए। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, हाशियाकरण, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोगों को समाज के किनारे पर धकेल दिया जाता है। हो सकता है स्कूल में, दोस्तों के बीच, या शायद ऑफिस में हम सब ने कभी ना कभी थोड़ा अलग थलग, थोड़ा लेफ्ट आउट महसूस किया है। ये एक पर्सनल फीलिंग है ना? पर जब यही भावना एक पूरे के पूरे समुदाय की पहचान बन जाए, तब ये सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहता, बल्कि एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन जाता है। तो चलिए इस पर्सनल फीलिंग से एक कदम आगे बढ़कर देखते हैं कि ये सामाजिक पहेली आखिर है क्या। समाज के हाशिए पर होने का मतलब क्या होता है? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारी कॉपी के पन्ने पर मार्जिन या हाशिया होता है, जो मेन टेक्स्ट से अलग किनारे पर होता है। ठीक वैसे ही हाशियाकरण में कुछ समुदायों को समाज की मेन स्ट्रीम से, यानी मुख्य धारा से अलग थलग कर दिया जाता है। और फिर होता ये है कि उन्हें अक्सर गरीब, कमजोर समझा जाता है और उनकी बातों को, उनकी ज़रूरतों को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, भारत के आदिवासी समुदायों का, जो हाशियाकरण की एक जीती जागती मिसाल हैं। ये लाइन शायद कभी न कभी सुनी होगी, है ना? खासकर रिपब्लिक डे की परेड देखते हुए अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं। पर ये जो इमेज है ना, ये सच्चाई से बहुत बहुत दूर है। तो फिर सच क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, आदिवासी कोई एक ग्रुप नहीं है। इस शब्द का मतलब ही है मूल निवासी। और आपको पता है, भारत में 500 से भी ज्यादा अलग अलग आदिवासी समूह हैं। और एक बहुत ही खास बात है इनके समाज की, वहाँ जाति व्यवस्था जैसी ऊंच नीच न के बराबर होती है। बराबरी को कहीं ज्यादा महत्व दिया जाता है। और ये कोई छोटा मोटा समूह नहीं है। भारत की कुल आबादी का लगभग 8% हिस्सा आदिवासी है। सोचिए, ये कितना बड़ा नंबर है। ये जो तस्वीर है ना, ये एक बहुत कड़वी हकीकत दिखाती है। एक तरफ वो जमाना था जब इन्हीं विशाल जंगलों पर आदिवासियों का पूरा कंट्रोल था। यहाँ तक कि बड़े बड़े साम्राज्य भी लकड़ी, जड़ी बूटियों जैसे रिसोर्सेज के लिए उन पर ही डिपेंड करते थे। और दूसरी तरफ आज की हकीकत देखिए। आज हालत यह है कि उनसे उनके जंगल और जमीनें छीन ली गई हैं, और वो अपने ही घर में बेगाने होकर काम की तलाश में शहरों की तरफ जाने को मजबूर हैं। अच्छा, अब कहानी का एक और पहलू देखते हैं, इस बार नंबर्स के जरिए। साल 2005 की सच्चर समिति की एक रिपोर्ट है, जो हमें भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति के बारे में काफी कुछ बताती है। स्क्रीन पर जो नंबर है उसे देखिए, 59%। ये भारत में मुस्लिम समुदाय की लिटरेसी रेट, यानी साक्षरता दर है। मतलब हर 100 में से सिर्फ 59 लोग हैं जो पढ़ लिख सकते हैं। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी है। और ये 59% का आंकड़ा और भी चौंकाने वाला लगता है जब हम इसे दूसरे समुदायों से कंपेयर करते हैं। हिंदुओं में ये दर 65% है और सिखों में 70%। ये जो गैप है ना, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। और बात सिर्फ एजुकेशन तक ही सीमित नहीं है। देश की सबसे पावरफुल सर्विसेज में से एक IAS, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व देखिए, सिर्फ 3%, जबकि देश की आबादी में उनका हिस्सा इससे कहीं ज्यादा है। ये सीधे सीधे दिखाता है कि एक समुदाय सामाजिक और आर्थिक दौड़ में कितना पीछे रह गया है। लेकिन ये आंकड़े तो सिर्फ आधी कहानी बताते हैं। हाशियाकरण का एक बहुत गहरा सामाजिक पहलू भी है। अक्सर अपने अलग रीति रिवाजों की वजह से मुस्लिम समुदाय को एक अलग नजर से देखा जाता है, और यही अलगाव धीरे धीरे एक बहाना बन जाता है भेदभाव का। 2 अलग अलग कहानियां देखी, आदिवासियों की और मुस्लिम समुदाय की। अब सवाल ये है कि ये सब आपस में जुड़ा कैसे है? कैसे सामाजिक और आर्थिक हालात एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? तो क्या किसी समुदाय की इकोनॉमिक कंडीशन और समाज में उसकी पोजीशन, ये 2 अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, या फिर ये एक ही कहानी के 2 हिस्से हैं जो हमेशा एक साथ चलते हैं? सच तो ये है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे से जुड़े हैं। सोचिए, अगर किसी समुदाय को अच्छी पढ़ाई लिखाई के मौके ही कम मिलेंगे तो क्या होगा? जाहिर है उन्हें अच्छी नौकरियां भी कम मिलेंगी। इसका नतीजा, उनकी आर्थिक हालत कमजोर होगी और फिर समाज में उनकी हैसियत भी कमजोर हो जाएगी।
ये एक ऐसा विशिष्ट साइकिल, एक दुष्चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल से निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब हमारे संविधान में है, जो सभी नागरिकों को बराबरी और इंसाफ का हक देता है और हाशियाकरण से निपटने के लिए कुछ खास उपाय भी बताता है। लेकिन इन सुरक्षा उपायों की, इन सेफगार्ड्स की जरूरत क्यों है? इनका मकसद है माइनॉरिटी कम्युनिटीज को मेजॉरिटी कम्युनिटी के दबदबे और भेदभाव से बचाना। ये कानून भारत की खूबसूरत कल्चरल डाइवर्सिटी को जिंदा रखने के लिए हैं और ये पक्का करने के लिए हैं कि हर नागरिक को बराबरी और इंसाफ का हक मिले। आखिर में ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, कानून अपनी जगह हैं, सरकार की नीतियां अपनी जगह हैं, लेकिन एक सच्चा इंक्लूसिव समाज, एक ऐसा समाज जहां कोई भी हाशियाकरण महसूस ना करे, वो बनाना हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। इस सवाल पर जरा सोचेगा जरूर।